देशकाल की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। ऑल पार्टी डेलीगेशन, ये वो डेलीगेशंस जो दुनिया के अलग अलग देशों में गए थे और पाकिस्तान की नापाक करतूतों का खुलासा कर रहे थे। भारत ने जो कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और जब पाकिस्तान ने उकसाया, पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, तो जिस तरह की जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई, इस पर तमाम बातें इस डेलीगेशन की तरफ से दुनिया के अलग अलग हमारे जो सहयोगी देश हैं उनके सामने रखी गई थी। ऑल पार्टी डेलीगेशन लौटकर वापस आ गया है और इसमें जो सांसद थे उनसे मुलाकात, जैसे आप शशि थरूर की तस्वीर देख रहे हैं, इसी तरह तमाम डेलीगेशंस में, चाहे वो आनंद शर्मा हों, चाहे विपक्षी पार्टियों के गुलाम नबी आज़ाद हों, कई ऐसे बड़े चेहरे रहे जिनको भेजा गया था। इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और फीडबैक लिया है कि किस तरह की ये यात्रा रही है और जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उनको लेकर क्या क्या बातें अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों से हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली और डेलीगेशन से पीएम मोदी ने फीडबैक लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये डेलीगेशन विदेश गया था। 7 डेलीगेशन भेजे गए थे और दुनिया भर के कई ऐसे देश जिनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन जगहों पर हमने जाकर पाकिस्तान ने किस तरह की नापाक हरकत की। पहले पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, इस हमले के बाद में भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि इसका करारा जवाब और कल्पना से परे जवाब दिया जाएगा। भारत ने आतंक के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में कामयाबी हासिल की और ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का कोई उल्लंघन नहीं किया। हमने यहीं बैठे बैठे दुश्मन के ख़ास तौर पर उन आतंकियों के ठिकानों को ख़त्म कर दिया जो आतंकी फैक्ट्री बने हुए थे और पाकिस्तान जिन्हें पाल पोस रहा था। लेकिन बौखलाए पाकिस्तान ने फिर ड्रोन के ज़रिए भारत के कई क्षेत्रों पर हमला करने का प्रयास किया। भारत ने न सिर्फ इन हमलों को नाकाम किया बल्कि जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई एयरबेस ध्वस्त कर दिए। लेकिन ये एक उकसावे की कार्रवाई थी। भारत हमेशा कहता रहा वो एस्केलेशन नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता कि युद्ध जैसी कोई स्थितियां बने। लिहाजा भारत ने पूरा संयम बरता और जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आता है तो आने वाले दिनों में भारत घर में घुसकर किस तरह की बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। ये जो डेलीगेशन लौट कर आया है, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक है। मेरी सहयोगी महिमा कटारिया आपको इस पर ज़्यादा जानकारी देंगी, लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। महिमा, डेलीगेशन ने क्या फीडबैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है? और निश्चित तौर पर जो मैं तस्वीरें देख रहा था, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ हो, आनंद शर्मा के साथ में हो, जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा था डेलीगेशन से लौटे इन नेताओं का, उससे ये स्पष्ट है कि उनकी यात्रा सफल रही है। प्रवीण, देखिए बिल्कुल सही कहा। जब बात आती है भारत की तो चाहे हमारी आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो सकती है, यानी या ऑपोजिशन पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो, आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर भारत पर कोई आंख उठा के देखेगा या आंच आएगी तो सब एकजुट हो जाएंगे। और उसी का कुछ ऐसा ही नजारा आज 7LKM में देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी डेलीगेशंस को या डेलीगेट्स को इन्वाइट किया था, जिसमें 7 ग्रुप बनाए गए थे। शशि थरूर हो गए, रविशंकर प्रसाद हो गए, जयंत पांडा हो गया, सुप्रिया सूले हो गई। इन तमाम लीडर्स के अंदर 8 और 9 ऐसे एमपीज डाले गए थे जिनको विदेश भेजा गया था। 33 कंट्रीज थी और साथ ही साथ उसमें यूरोपियन यूनियन भी थी। इन तमाम कंट्रीज में जाके एक संदेश देके आए हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म को ब्रीड करता आया है, दशकों से इस बात को ब्रीड करता आया है, आतंकवाद को ब्रीड करता आया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि मैं आपको भी सुन रही थी, ऑपरेशन सिंदूर को ना सिर्फ विदेश में रह रहे भारतीयों तक पहुंचाना बल्कि वहां पर भी ये संदेश देना कि अगर कोई भारत पर आंख उठा के देखेगा, चाहे वो आतंकी हो या आतंकवादियों के आका या उनके बैकर्स, तो भारत सबको एक ही पलड़े में आकेगा। तो तमाम ये बातें जो है, ये संदेश जो है, ये कहा गया था। और FATF में भी किस तरीके से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए, तमाम ऐसी बातें जो हैं वो वहां पे डिस्कस हुई और इन सभी का ब्रीफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया कि किस तरीके से यहां पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इस डेलीगेशन में एमपीज के साथ साथ लॉ मेकर्स भी थे और साथ ही साथ फॉर्मर डिप्लोमैट्स भी थे। तो ये जो ग्रुप ऑफ 59 गया था, इसमें तमाम बातें जो है वो वहां पर प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, डिग्नेटरीज हो या फिर
भारतीय मूल के लोग हों, सभी को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अवगत कराया गया और साथ ही साथ किस तरीके से भारत वर्ल्ड पीस में भी साथ है, इस बात पर भी, मुख्य बिंदु पर भी बात और चर्चा की गई। तो तमाम बातें यहां पर की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया कि क्या कुछ वहां पर हुआ, किस तरीके से ये जो ऑपरेशन सिंदूर को वर्ल्ड वाइड एक जो मैसेज देना था वो किस तरीके का रहा। तो तमाम बातें जो हैं आज यहाँ पर 7 पर और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत ने यह भी बताया कि हम कितने ओपन हैं अपनी चीजों को लेकर, हम दुनिया में जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं उन देशों के प्रति कितनी जिम्मेदारी का अनुभव करते हैं कि अगर हमने कोई कार्रवाई की है तो इसके विषय में हम बता रहे हैं कि हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा अगर एक नापाक पड़ोसी होता है जो हमारे लिए दिक्कतें पैदा करती है तो कई बार मजबूरी होती है कड़ी कार्रवाई करना, और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। महिमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी से डेलीगेशन के इन सांसदों ने मुलाकात की है। आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुलाकात शानदार रही और डेलीगेशन से प्रधानमंत्री मोदी ने फीडबैक लिया। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि जिस दौरान डेलीगेशन अलग अलग देशों में जा रहे थे उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल ने इस पर नज़र बनाए रखी थी और लगातार जानकारियाँ ली जा रही थी। द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से ये डेलीगेशन का जाना और इस तनाव की स्थिति के बाद में भारत का पक्ष रखना बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल भी पूरे कर लिए हैं। मोदी सरकार की यात्रा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर आधारित रही। इन 11 वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक मोर्चे पर भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये बड़ी उपलब्धि है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने निवेश और नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। स्वच्छ भारत अभियान हो, महिला सशक्तिकरण हो, ये सारी चीजें जो है महत्व की हैं। अभी आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं डेलीगेशन ने पहुंचने के बाद किस तरह प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया। प्रधानमंत्री मोदी किस गर्मजोशी के साथ सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आज़ाद, शशि थरूर, ये सब विपक्ष के बड़े चेहरे हैं और मनीष तिवारी अभी आप देख पा रहे हैं। तो रविशंकर प्रसाद आप देख रहे हैं, ये भी डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। कुल मिलाकर एक ऐसा डेलीगेशन बनाया गया जिसमें न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे बल्कि विपक्ष के भी कई बड़े चेहरे थे और ये वो चेहरे थे जो विदेश नीति से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डेलीगेशन के जो अपडेट्स आ रहे थे उस पर नज़र बनाए हुए थे, लेकिन जब डेलीगेशन वापस आया तो उसके बाद में कुछ तोहफे भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित भी किया गया है, चाहे वो विपक्षी राजनीति के कई बड़े चेहरे हों जिन्हें आप देखते हैं कि किस तरह आंतरिक राजनीति के दौर में ये चेहरे एक दूसरे से खींचतान करते दिखाई देंगे, लेकिन जब बात आती है भारत की, जब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी बात को रखने की, तो ये खूबसूरत तस्वीर पेश करता है कि किस तरीके से विपक्षी चेहरे भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे और बहुत ही सफलतापूर्वक डेलीगेशन को भेजा गया। उनकी ये यात्रा रही, बातचीत हुई अलग अलग देशों में और उसके बाद में वापस लौटे तो प्रधानमंत्री मोदी इनसे मुलाकात करते हुए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है जिसमें सभी डेलीगेशंस मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा जहां भारत ने अपनी शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को करा दिया है। खास तौर पर पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर उसने अपनी जमीन पर पलने वाले आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाई और भारत की तरफ आतंकवादियों ने कभी भी आंख उठाकर देखा तो इसे पाकिस्तान की तरफ से की गई युद्ध की कार्रवाई ही माना जाएगा। इस बात का डर अब पाकिस्तान को हमेशा रहेगा और ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपनी सलामती को चाहते हुए कभी ऐसा गैर जिम्मेदाराना कदम नहीं उठाएगा या नहीं उठाने देगा। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपनी एक छद्म नीति अपनाई। वो एक तरह प्रश्रय देता है आतंकवादियों को, वो आतंकवादी भारत में आकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं और पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार उससे पल्ला झाड़ते दिखाई देती है, जबकि ये बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि कैसे आतंकियों और सेना का घालमेल है, किस तरीके से
पाकिस्तान में आतंकियों के ये बड़े बड़े कैंप चलते रहते हैं और किस तरीके से आतंकी सेना के भेष में या सेना आतंकियों के भेष में लगातार आतंक फैलाती रहती। तो 11 साल की हम बात कर रहे थे। 11 साल में आतंक के खिलाफ ये जो कड़ा रुख है, ये भी मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अब 11 साल पूरे हुए हैं तो मोदी सरकार की ये यात्रा जो है वो काफ़ी लंबी यात्रा रही। इसमें सेवा, सुशासन या कई योजनाएं जो हैं जिनका हम अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे वो आती हैं। यही वजह रही कि आज तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 11 वर्षों में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की, आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक मंच पर प्रगति की है। आर्थिक मोर्चे पर तो भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक बड़ी उपलब्धि है ही, साथ में युवाओं को लेकर एक सोच रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पर और काम हो सकता है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि किसी भी इस तरह की बड़ी योजना का या क्रांति का अमल में आना ये थोड़ा समय लेता है। जैसे मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये ऐसी पहल रही हैं जिनकी बड़ी शानदार शुरुआत हुई, शानदार आगाज रहा है। हाँ, इनका भी डेवलपमेंट और बाकी है। मेक इन इंडिया में एमएसएमईज को या हम और हथियारों को बना पाएं या हम और ऐसे प्रोडक्ट्स को बना पाएं जिससे हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। हम चीन को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने प्रोडक्शन को चीन के बराबर पर लाकर खड़ा करना होगा। तो भारत कुछ ऐसे बड़े मकसदों के साथ आगे बढ़ रहा है। हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। बहुत जल्दी ही एक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और इनोवेशंस पर हम जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे युवाओं को एक एनकरेजमेंट मिला है। आप देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान को शुरुआत में ये माना गया कि ये सिर्फ फोटो ऑप है या सिर्फ तस्वीरें खिंचाने तक सीमित रहेगा, लेकिन आपने देखा धीरे धीरे कई शहरों ने, देश के कई हिस्सों ने इस अभियान को अपनाया और उसका परिणाम देखने को मिलता है कि स्वच्छता को लेकर लोगों के भीतर एक जागरूकता आई है। महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इस पर जोर रहा लगातार प्रधानमंत्री मोदी का, उनकी सरकार का। कई नीतियां बनाई गई महिला सशक्तिकरण को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या महिलाओं को सशक्त करने के लिए अन्य योजनाएं लाना हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, नीति सरकार और या मोदी सरकार कहें आप, उन्होंने महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि जो लगातार 3 बार कामयाबी मिली उसमें महिला मतदाताओं का भी बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर विशेष ध्यान देती है। विदेश नीति में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और वैश्विक मंचों पर बढ़ती साख ने भी देश को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। आपने देखा डेलीगेशंस गए थे, अलग अलग देशों में जाकर इन डेलीगेशंस ने भारत की बात को रखा, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में और पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसके संदर्भ में। लेकिन यूं भी देखा जाए, ओवरऑल इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जब शुरुआत की थी तभी उन्होंने कई विदेशी यात्राएं करना शुरू कर दी थी और उसके बाद में विपक्ष ने कई हमले भी किए थे कि ये लगातार भारत में कम रहते हैं, विदेशों में ज्यादा रहते हैं। उसका परिणाम बाद में देखने को मिला। जब भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बनता है तो उसके लिए द्विपक्षीय संबंध मजबूत होना बहुत जरूरी होते हैं और यही वजह है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी अब दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो न सिर्फ उन्हें वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया, और ऐसा कई देशों में हुआ है, सम्मानित किया जाता है, बल्कि भारत को लेकर दुनिया भर की सोच में बड़ा बदलाव आया है, इंक्लूडिंग अमेरिका या चीन या रशिया। ये ऐसी बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो भारत को अब अपने एक मजबूत दोस्त के तौर पर अपने साथ रखना चाहती हैं और भारत ने तमाम युद्ध के समय में भी अपनी एक तटस्थ नीति को बनाए रखा, यानी भारत युद्ध का कभी समर्थक नहीं रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने अपने दमखम को जरूर दिखाया है। भारत की डिफेंस ताकत को ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया के सामने रखा है। तो पीएम मोदी के 11 साल जो रहे हैं वो बहुत ही शानदार रहे हैं। एक एक करके हम आपको ये सारी चीजें, 7 साहसिक फैसले जो हैं वो आपके सामने इस वक्त चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर है, नक्सलवाद पर एक्शन है, 2026 तक देश से जड़ से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम मौकों पर ये बात कह चुके हैं और मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। अपनी जनसभाओं में भी वो ये अपील करते दिखाई देते हैं कि आप माओवादी हिंसा छोड़कर हथियार डाल दें, आत्मसमर्पण कर दें। वक्फ कानून को लेकर आपने देखा, संशोधन बिल को लेकर 3 अप्रैल को लोकसभा में 288 और 232 का ये मुकाबला था। राज्यसभा में 4 अप्रैल को 128-95 से ये पारित हुआ और इसके बाद 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ने कानून का रूप ले लिया। हालांकि इस कानून की वैधता का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है क्योंकि तमाम लोगों ने इस कानून की वैधता के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की हैं।
विपक्ष के नेता और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसका विरोध करता दिखाई दिया। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन है, ये भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फैसला है और इस फैसले को अमली जामा पहना दिया जाएगा इस टेन्योर में, ऐसा मानकर चला जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि सभी चुनाव एक ही समय पर हो। ये जो भारत में हर समय कुछ ना कुछ, कभी आप लोकसभा चुनाव देखते हैं, फिर उसके बाद में कुछ 2 राज्यों के चुनाव होते हैं, फिर 2 राज्यों और पूरा 5 साल जो है वो चुनाव के, फिर आप देखते हैं स्थानीय निकाय चुनाव हो, पंचायत, तमाम चुनाव हैं जिनमें पूरा देश जो है हमेशा जुटा रहता है। पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। दूसरा, काम जब करते हैं आप उसमें भी बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि सरकारें चल रही हैं, लेकिन सरकारें चलते चलते आपको फिर अब चुनाव प्रचार में उतरना है। चुनाव की राजनीति बिल्कुल अलग होती है, सरकार चलाने की चुनौतियां बिल्कुल अलग होती हैं। तो कई महत्वपूर्ण फैसले हैं, ये आप देख भी पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, चाहे रेलवे का आधुनिकीकरण हो, कई योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला हो, स्वच्छता अभियान हो, महिलाओं को लेकर कई अन्य योजनाएं चलाई गई हों। कुल मिलाकर 11 साल बड़े बेमिसाल रहे हैं। इन 11 सालों में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनको अब प्रधानमंत्री मोदी, उनका मंत्रिमंडल, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार उसको जनता के सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं और बार बार ये कहते भी हैं कि इसको हम थोड़ी देर में आपको बता दें सारी चीजें, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो क्या रक्षा क्षेत्र का दमखम है और क्या हम अपनी आंतरिक स्थितियों को मजबूत करने की बात करें, मेक इन इंडिया के जरिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करें, निवेश को लाने की बात करें, तमाम मोर्चों पर भारत आज मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ता है। ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत का दम न सिर्फ आप आज अपने देश में देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया इस ताकत को देख रही है। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर बीजेपी में भारी उत्साह है। तीसरे कार्यकाल का 1 साल होने पर बीजेपी ने संकल्प से सिद्धि तक नाम से विशेष अभियान की शुरुआत की है। कार्यक्रम के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच गिना रहे हैं। आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के साहसिक फैसले बताए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ मोदी सरकार की विशेषताएं बताई, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश मिटने नहीं दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर देश भर में बीजेपी के बड़े नेता सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। मोदी सरकार कैसे विशेष है, ये बात जनता जनार्दन तक पहुंचा रहे हैं। सज्जनों के साथ, मित्रों के साथ हम लोग शांति से, सौहार्द के साथ विकास की बात करेंगे, लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। शासन अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की संतुष्टीकरण के आधार पर अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाएगा। पिछले 11 वर्षों के अंदर नए भारत ने यह दृश्य देखा है। वंशवाद की राजनीति का अंत, ये परिवारवाद की राजनीति, ये जातिवाद को भी बढ़ावा देती है, देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती है, इतिहास की उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देना है जिसके कारण देश गुलाम हुआ था। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया। आत्मनिर्भर भारत से लेकर विकसित भारत का विजन देश के सामने रखा। 11 वर्ष के एक कार्यकाल एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। 2014 तक भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन गया था और वह अर्थव्यवस्था भी अस्थिर थी। पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटाना हो या चीन को कड़ा मैसेज देना हो, मोदी सरकार ने समय आने पर कड़े फैसले लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
देखिए, एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी होता है राजनीति का कि सरकारें आती जाती रहती है, राजनीतिक दल भी आप देखते हैं कि बदलते रहते हैं या सत्ता में आते जाते रहते हैं, लेकिन एक परिपाटी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बेंचमार्क बनाना बहुत ज़रूरी है और उस बेंचमार्क को स्थापित करने में मोदी सरकार, उनका ये जो तीसरा कार्यकाल है, ये बहुत हद तक लगता है कि कामयाब रहा है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी लकीर खींची गई है जो स्पष्ट तौर पर ये बताती है कि आने वाले समय में आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। जैसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बनना या आत्मनिर्भरता हासिल करना, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में प्रभावशाली छलांग है, 81वें स्थान से 39वें स्थान पर अब भारत पहुंच गया। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमने बनाया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रक्षा क्षेत्र में निर्यात 2000 करोड़ से बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए का हो गया, और ये इसलिए ज़्यादा बड़ी बात है क्योंकि अभी तक हम हथियारों को खरीदने को लेकर ज़्यादा परेशान रहते थे या निर्भरता हमारी अन्य देशों पर ज़्यादा थी। अब दुनिया के कई बड़े बड़े देश जो हैं वो हमसे हथियार मांग रहे हैं और ये भारत की ताकत को दिखाता है। देश का रक्षा बजट 2024-25 में 6,21,940 करोड़ पहुंच गया है। तो ये कुछ उपलब्धियां जो बताती हैं कि भारत ने किस तरीके से अपने आप को रक्षा क्षेत्र में मजबूत किया। इसी तरह अंतरिक्ष में भी भारत का दम देखने को मिल रहा है। एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। 2017 में इसरो ने एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया भर के देश जब हमारे रॉकेट जाते हैं तो उसके साथ साथ अपने सैटेलाइट भी भेजते हैं। ये भारत की उपलब्धि है। आज पूरी दुनिया भारत के विज्ञान की तरफ भी नजरें गड़ाए हुए। सिर्फ भारतीय वैज्ञानिक नहीं, देखिए भारतीय वैज्ञानिकों का दमखम तो हमेशा से देखने को मिला है, लेकिन उन्हें मौके मिलते थे दुनिया में कहीं और जाकर। आज दौर बदल गया। आज भारत अपने घर में, अपनी ज़मीन पर अपने वैज्ञानिकों को वो अवसर प्रदान करता है कि वो कर जाएं जिसको देखकर पूरी दुनिया सलाम करे। 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया और ये दूसरा चंद्र मिशन था। चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। इसी तरह से गगनयान मिशन को मंजूरी जो मिली, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार का गगनयान मिशन को मंजूरी देना, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। 2050 तक स्पेस स्टेशन भारत का लक्ष्य है और ये अपना खुद का स्पेस स्टेशन विकसित करना, यानी कि आप अंतरिक्ष में, अभी दुनिया में ऐसे बस इक्का दुक्का देश हैं जो अंतरिक्ष में वो ताकत रखते हैं कि अपने स्पेस स्टेशन के जरिए अंतरिक्ष में भी युद्ध की स्थिति में रहें। या यहाँ पर एक कंट्रोलिंग पावर की भी बात है। अब वैश्विक, आप देखते हैं कि वैश्विक शक्ति का एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पर दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी शक्तियां जो हैं अपना दबदबा कायम करने के लिए आपस में लड़ती दिखाई देती हैं। भारत खुद को सक्षम करने में विश्वास करता है। स्वदेशी तकनीक को हम बढ़ावा दे रहे हैं। भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। तो 11 साल प्रधानमंत्री मोदी के बेमिसाल रहे हैं। इसमें बहुत सारी और उपलब्धियां हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में बात की जा रही है। सेना की स्ट्राइक से पाकिस्तान की एयरबेस तबाह किए, सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब किया, सिंधु जल समझौता रद्द करने से वाटर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। कुल मिलाकर भारत ने चाहे दुश्मनों को दबाने के मोर्चे पर या दुश्मनों को खत्म करने के मोर्चे पर सफलता हासिल की हो, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में सफलता हासिल की हो, या फिर अपने युवाओं के लिए यहां संभावनाओं को विकसित करने के क्षेत्र में सफलता हासिल की हो, 11 साल है तो बेमिसाल। इस खास पेशकश में इतना ही।